बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सेलरेटर्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस हमने डिटेक्टर पढ़े थे, अब हम एक्सेलरेटर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एन एक्सेलरेटर एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ़ एन एक्सेलरेटर। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, जिसमें बहुत सारे बायोलॉजी से रिलेटेड थे, बहुत सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, बहुत सारे फ़िज़िक्स से रिलेटेड भी एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो काबिल गौर बात यह है कि अगर हम कहें कि हम न्यूक्लियस को देख सकें या न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन जो हैं उनको देख सकें, तो ये इम्पॉसिबल है, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए आज तक कोई ऐसी माइक्रोस्कोप अभी तक ईजाद नहीं हुई जिसके ज़रिए हम न्यूक्लियंस को देख सकें। कल को अगर हो जाती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक की स्टडी के मुताबिक हम न्यूक्लियंस को अभी तक हम नहीं देख सकते। बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर अगर हम सेल्स का मुताला कर रहे हैं तो सेल्स के अंदर मुख्तलिफ न्यूक्लियंस है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है, सेल वाल है, रदर देन बहुत सारे न्यूक्लियंस हैं। अगर हम उनको देखना चाहें तो उन तक हमारी अप्रोच अभी तक मौजूद है, यानी कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोस्कोप्स हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं, उस चीज़ के ज़रिए हम न्यूक्लियंस को देख सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को देख सकते हैं, वायरसेस को देख सकते हैं। तो वहाँ तक तो हमारी स्टडी ठीक है। लेकिन अगर हम फ़िज़िक्स के अंदर और स्पेशली हम बात करें न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम न्यूक्लियंस को या एटम्स को देख सकें, क्योंकि इनका साइज़ इतना ज़्यादा छोटा है कि हम उसको जस्ट मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट से थ्योरेटिकली कह सकते हैं कि इनका वजूद मौजूद है। अदरवाइज़ हम कहें कि हमने देखा है तो ये बात ठीक नहीं है, बल्कि अभी तक कोई भी माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं है अर्थ के ऊपर जिसके ज़रिए हम न्यूक्लियंस को या न्यूक्लियस को देख सकें। तो अगर कहें कि हम इनको मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ऑब्ज़र्व कर सकते, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें प्लानिटरी एटॉमिक मॉडल दिया गया सर रिदरफोर्ड की तरफ से, तो उसके मुताबिक ये था कि एक टारगेट न्यूक्लियस लिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास एक गोल्ड फाइल ही थी जिसके अंदर मुख्तलिफ़ एटम्स थे, कि एटम की एक सिंगल लेयर ही थी जिसको हमने नाम दिया, तो उसका बहुत ही कम साइज़ रखा गया था। इसी तरह उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट करवाई गई थी। अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट से हमने ये कहा कि अल्फ़ा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के साथ टकराए या फिर इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराए या फिर स्पेस में से गुजर गए, तो हमें डिफरेंट कलर की ट्रैजेक्टरी, डिफरेंट टाइप की ट्रैजेक्टरी देखने को मिली। सबसे पहले तो हमने ये कहा था कि एटम का जो मोस्टली मैस है वो उसके सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस की तरफ है। तो न्यूक्लियस इज़ एन हैवी पार्टिकल, न्यूक्लियस एक हैवी पार्टिकल है जिसके साथ जैसे अल्फ़ा पार्टिकल्स जाकर टकराए तो वो फ़ौरन वापस मुड़ गए। इसी तरह मोस्टली जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो एटम में से गुजर गए, जिसके ज़रिए हमने कहा कि इसका जो मोस्टली पार्ट है वो क्या है, फ्री है। लेकिन वहाँ पर हमने एक और चीज़ का भी जिक्र किया था कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल अपने पाथ से मुड़ गए थे, बजाय इसके कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते या फिर वो वापस टकरा कर बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाते। तो कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल थे उन्होंने अपनी ट्रैजेक्टरी को चेंज किया था, मीन के वहाँ पर रिपल्शन हुई। अब रिपल्शन क्यों हुई? क्योंकि हमने ये कहा है कि कोई भी टारगेट न्यूक्लियस है उसके अराउंड अपना एक बैरियर है, उसका अपना एक फील्ड बैरियर होता है। अगर हम जिक्र करें कि हमारे पास कोई भी टारगेट न्यूक्लियस है जिसका बैरियर ऑलमोस्ट 20 to 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन अमूमन किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स से हासिल किए गए अल्फ़ा पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ये हमारे पास टारगेट के जो बैरियर बन रहा है उसको ओवरकम करने के लिए 20 to 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। तो इतनी एनर्जी कहाँ से आएगी? तब हम यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे उनको हमने एक्सेलरेटर का नाम देना है। अब एक्सेलरेटर क्या करते हैं? ये पार्टिकल्स को मे बी दैट आर अल्फ़ा पार्टिकल, मे बी इलेक्ट्रॉन्स, मे बी गैमा पार्टिकल, मे बी न्यूट्रॉन्स, तो उनको ये एक्सेलरेट करवाने के लिए फिर हम एक्सेलरेट का सहारा लेते हैं। तो व्हाट इज़ एन एक्सेलरेटर? Accelerator are
man-made things, man-made instrument used to find the structure of the nucleus, number of nucleons, reactions, property of the nucleus. These things we can find by using the accelerator. तो ये तो था हमारे पास इसका थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था कि हम क्यों यूज़ करते हैं पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टारगेट न्यूक्लियस होता है उसके गिर्द एक अपनी फील्ड होती है, उसका अपना एक बैरियर होता है। उस बैरियर को ओवरकम करने के लिए हम पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाते हैं ताकि पार्टिकल क्या करें, उस बैरियर को ओवरकम कर ले। या ओवरकम हमने क्यों करना, ये भी हमारे लिए क्वेश्चन है। हम न्यूक्लियस के अंदर जाना चाहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल को भेजना चाहते हैं। जब न्यूक्लियस के अंदर हम पार्टिकल को भेज देंगे, यानी कि या तो फिर जो बाहर से अल्फ़ा पार्टिकल जा रहे हैं वो तो एक न्यूक्लियस जो कि हमारे पास टारगेट न्यूक्लियर उसको उसके थ्रू पेंट्रेट कर जाते हैं, या फिर उसको ब्रेकअप कर देते हैं। यानी कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए न्यूक्लियस को तोड़ना, पेंट्रेट करवाना ज़रूरी है। तो उसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो उस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए जो कि न्यूक्लियस ने अपने इर्द गिर्द बैरियर बनाया, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हम गेन करने के लिए अल्फ़ा पार्टिकल्स को, बीटा पार्टिकल्स को, न्यूट्रॉन्स को, ड्यूट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, एक्सेलरेट करवाते हैं, उनको बहुत ही स्पीड के साथ मूव करवाते हैं। तो इस मकसद के लिए हम एक्सेलरेटर यूज़ करते हैं। तो इस पेज के ऊपर भी वही पुरानी वाली बात है पीछे जो हम कर रहे हैं कि न्यूक्लियस, टारगेट न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो बैरियर होता है उसको वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उस बैरियर को ओवरकम करने के लिए हमें पोटेंशियल ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा चाहिए ताकि ये ब्रेकअप हो सके। वी हैव एक्सेलरेटेड टू अल्फ़ा पार्टिकल विद द एनर्जी सफिशिएंट टू ब्रेक और पेंट्रेट टू द न्यूक्लियस टारगेट। सो टेक द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू एक्सेलरेट द पार्टिकल इज कॉल्ड द पार्टिकल एक्सेलरेटर। अब आगे इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है और दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक जिस तरह के नाम से वाज़ेह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं जो कि स्टैटिक होती है, बिल्कुल यूनिफॉर्म, चेंज नहीं आएगा इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं चार्जेस को एक्सेलरेट करवाने के लिए। इसकी आगे टाइप कौन सी है, वैन डी ग्राफ जनरेटर इसकी टाइप में यूज़ होता है, वैन डी ग्राफ जनरेटर। इसके अलावा दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेटर। इसमें हम यूज़ करते हैं वेरिंग पोटेंशियल यूज़ करते हैं या फिर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं या ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसकी हमने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द एक्सेलरेटर इन विच वी यूज़ द ऑस्किलेटिंग पोटेंशियल और ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आगे इसकी टाइप्स हैं, इसमें साइक्लोट्रॉन है, सिंक्लोट्रॉन है, बीटाट्रॉन है और लीनियर एक्सेलरेटर। ये सभी आर्टिकल हमारे कोर्स का हिस्सा भी हैं। तो इसमें हम इन एक्सेलरेटर को स्टडी करेंगे। सो दैट एक्सेलरेटर कैन आल्सो बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। इनकी एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये लो एनर्जी हो सकती है, मीडियम एनर्जी हो सकती है या वेरी हाई एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटर हो सकते हैं ये। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लो की बात करें तो 10 से लेकर 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी हो सकती है। हाई एनर्जी की बात करें तो 100 से 1000 तक हो सकती है। अगर हम बात करें वेरी हाई एनर्जी की तो वो तकरीबन 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा रिएक्शन करवा रहे हैं। कम एनर्जी से कुछ रिएक्शन होंगे, कुछ मीडियम से होंगे, कुछ बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से रिएक्शंस होंगे। तो ये जिस तरह का हमारे पास रिएक्शन होगा उसी के लिहाज से हम एक्सेलरेटर यूज़ कर लेंगे। आगे इनके बहुत सारे यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसके अलावा साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस फाइंड करने के लिए हम एक्सेलरेटर यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट फाइंड करने के लिए, या इंड्यूसर न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, या फिर स्टडी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल के लिए भी एक्सेलरेटर यूज़ करते हैं। जनरल व्यू के लिए हम क्या करते हैं कि बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर बनाया कैसे जाता है। इसमें हमें सबसे पहली बात तो ये कि हाई वोल्टेज बैटरी चाहिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की बैटरी चाहिए। फिर यहाँ पर हम दो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है। इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जोड़ दिया, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जोड़ दिया। यहाँ पर हम एक आयन सोर्स रखेंगे,
मे बी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख लें या कोई और। यहाँ पर हमारे पास टारगेट न्यूक्लियसेस हैं, यहाँ पर टारगेट न्यूक्लियस मौजूद है। ये टारगेट न्यूक्लियस है। यहाँ पर एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 5, 7, जितने भी हम लेना चाहें। तो ये हमारे पास ये वाला एरिया टारगेट न्यूक्लियस एरिया या टारगेटेड एरिया है। अब यहाँ से क्या होगा कि आयंस निकलेंगे, पॉजिटिव आयन आकर यहाँ पर टारगेट के साथ टकराएंगे। अब इन आयंस को हमने इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए कैसे यूज़ किया, यहाँ पर इन आयंस को हमने एक्सेलरेट करवाया। ये पॉजिटिव फील्ड क्या करेगी कि यहाँ से पॉजिटिव आयन को सेपरेट आउट कर देगी, यहाँ पर नेगेटिव फील्ड क्या करेगी, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये बहुत ही स्पीड के साथ इस टारगेट एरिया की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इनकी एनर्जी हम किस तरह निकाल सकते हैं? एनर्जी के लिए हमें वर्क डन चाहिए, ये जो कि ये चार्जेस करेंगे, लेकिन वर्क डन से आने की तरफ आने से पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड पोटेंशियल के इक्वल होगी और यहाँ पर अप्लाई किया गया जो डिस्टेंस होगा दोनों प्लेट्स के दरमियान, दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, उसके इक्वल होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू V/D और जिस फोर्स के साथ ये आगे की तरफ मूव करेंगे वो किसकी इक्वल होती है? F इज इक्वल टू QE, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला होता है, ये ग्रेडियंट है और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं F/Q। तो Q किसके इक्वल हो जाएगा? इस टर्म के। Q की वैल्यू हमारे पास क्या है? चूँकि यहाँ पर आयंस है तो ZE हम पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट वो ये आ गई, तो ये हमारे पास V/D आ गया। अब हमें पता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन होता है FD के इक्वल। तो F की वैल्यू हमने पुट कर दी, D की वैल्यू पुट कर दी, तो D से कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा? ZE इंटू V इज अप्लाइड पोटेंशियल। तो ये हमारे पास जो वर्क डन होगा ये डिपेंड करेगा अप्लाइड पोटेंशियल के ऊपर। इसी को हम एनर्जी का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास जो एनर्जी होगी वो होगी E इज़ इक्वल टू ZeV। अब इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइड करने के लिए इसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के ऊपर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो हमारे पास होगी, डिपेंड करेगी वोल्टेज के ऊपर। तो जितने ज़्यादा तेज़ी के साथ हम एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं इन आयंस को, इन पार्टिकल्स को, उसी के लिहाज से हमें एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी जो कि हम सप्लाई करेंगे बाय यूजिंग द हाई पोटेंशियल बैटरी। तो ये तो था हमारा थोड़ा सा एक्सेलरेटर का ओवरव्यू जो कि हमने लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेटेड डिफरेंट 1 बाय 1 हम सभी आर्टिकल्स देखेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।